आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहली बात, टैक्स पेएबल इन इंडिया। इंडिया में टैक्स पेड करना है या नहीं करना है, वो सोलली डिपेंड होगा रेसिडेंशियल स्टेटस पे, न कि सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक नॉन इंडियन सिटीजन भी इंडियन रेसिडेंट हो सकता है और इंडियन सिटीजन भी NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन हो सकता है। वो NRI है या रेसिडेंट है, ये कौन डिसाइड करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की प्रोविजन, ना कि सिटीजनशिप। इन सिंपल वर्ड्स, सिटीजनशिप कहीं पे भी कहीं के भी हो, उसको इंडिया में टैक्स पेड करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड होगा उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। और रेसिडेंशियल स्टेटस कौन डिसाइड करेगा? द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल एंड HUF एंड अदर SSC, हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। हमारे पास 7 टाइप्स के पर्सन हैं जो लायबल फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हो सकते हैं। वो 7 टाइप कौन से थे, एक बार यहाँ पे वो फिर रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड HUF, थर्ड फॉर्म, फॉर्म का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, next company, then local authority, and the last one artificial juridical person। तो ये 7 पर्सन जो कि इनकम टैक्स पेमेंट के लिए लायबल हो सकते हैं, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना जरूरी है। तो ये 7 में से जो 2 पर्सन है, कौन? इंडिविजुअल एंड HUF, उनके 3 स्टेटस हो सकते हैं। एक तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। और इन केस ऑफ अदर SSC, दे मे बी ओनली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वो या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। इसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के जैसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल एंड HUF के 3 स्टेटस हो सकते हैं और दूसरे पर्सन्स के ओनली 2 ही स्टेटस हो सकते हैं, दैट इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पहले या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अगर वो रेसिडेंट हुआ तो ही हम आगे उसको बोल सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया तो उसका आगे स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल
रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट हुआ, अगर हमारा टेस्ट कहता है कि वो रेसिडेंट है, तो हमने आगे और टेस्ट करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह मालूम पड़ेगा कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो ये स्लाइड में हम देखेंगे सिर्फ दो चीजें, दैट इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो पहले हमको डिसाइड करना है कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर वो रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट होने के लिए उसकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, his stay in India is 182 days or more during the previous year। प्रीवियस ईयर में कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह गया तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, चाहे वो कौन से भी कंट्री का हो। मतलब अगर समझो कि एक अमेरिकन सिटीजन और द एनी अदर सिटीजन ऑफ द अदर देन इंडिया अगर 182 डेज इंडिया में रह जाता है तो उसको क्या कहेंगे, रेसिडेंट कहेंगे। अगर समझो कि एक इंडिविजुअल 182 डेज इंडिया में नहीं रहता है तो क्या उसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे? नहीं। तो हमको और एक कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, देखो, फर्स्ट कंडीशन, अगर वो 182 डेज नहीं रहा है तो ही हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया इज 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। भाई 182 डेज तो नहीं रहा है, ओके, तो 60 डेज तो रहा है क्या एटलीस्ट। अगर इसका आंसर यस आता है तो हम उसके साथ में और एक कंडीशन देखेंगे, दैट इज 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले 4 सालों में, कौन से पिछले 4 सालों में? ये साल छोड़ के, ये साल छोड़ के पिछले 4 सालों में वो 365 डेज इंडिया में रहा है क्या? अगर 60 डेज और 365 डेज दोनों कंडीशन यस होती है तो ही हम उसको बोलेंगे कि ही इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, बराबर समझ लेते हैं। पहले कौन सी कंडीशन देखनी है? फर्स्ट, वो इंडिया में 182 डेज रहा क्या? अगर उसका आंसर यस आया तो उसको क्या बोल देना है? रेसिडेंट। अगर उसका आंसर नो आया तो क्या देखना है? चलो भाई 182 डेज तो नहीं रहा है तो एटलीस्ट 60 डेज तो रहा है क्या? 60 डेज या उससे ज्यादा डेज। अगर उसका आंसर यस आया तो और एक कंडीशन पे जाना है, 365 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 इयर्स। उसका भी आंसर अगर यस आया तो ही उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। अगर 60 डेज की कंडीशन का आंसर यस आया और 365 डेज की कंडीशन का आंसर नो आया तो वो रेसिडेंट नहीं होगा, वो नॉन रेसिडेंट हो जाए। ओके, तो अगर वो 182 डेज रहा है इंडिया में लास्ट ईयर में, यस ही इज रेसिडेंट। अगर नहीं रहा है तो उसको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सिर्फ 60 दिन वो इंडिया में रहेगा तो वो रेसिडेंट नहीं हो पाएगा।
उसको अगर उसके साथ में 365 डेज की कंडीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस लास्ट 4 ईयर की अगर वो फुलफिल करता है तभी उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर? ये कंडीशन जो 60 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन है, वो कंडीशन दो लोगों को अप्लाई नहीं होती। दो लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होती है। वो कौन सी? 182 डेज वाली, यानी फर्स्ट कंडीशन। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है और उसने इंडिया प्रीवियस ईयर में छोड़ा है, और किस चीज के लिए? एज अ मेंबर ऑफ इंडियन क्रूज। इंडियन क्रूज का मतलब होता है अगर शिप, कोई इंडियन शिप के ऊपर वो जॉब करने गया है, और या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गया है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा अगर एंड अगर ओनली 182 डेज वो इंडिया में रहता है। तो वो 60 डेज रहेगा और 365 डेज भी रहेगा तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा नहीं। और दूसरे इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया हो और वो विजिट के लिए इंडिया में आए। मतलब पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो, ये जो इंडिविजुअल होते हैं उनको कहते हैं पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया। मतलब समझो कि एक बंदा 10 साल पहले अमेरिका गया था। 10 साल के बाद उसको एक वहीं पे उसने 10 साल में उसने वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे उसके बच्चे हुए। अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए और इंडिया देखना चाहते हैं। वो कभी भी इंडिया में नहीं आए हैं। वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट अमेरिका है। उनका इंडिया में ना उनकी सिटीजनशिप है, ना कोई उनका इंडिया से कनेक्शन था। तो क्या वो पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया कहलाएंगे? यस, कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे। तो ऐसे इंडिविजुअल जो इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में सिर्फ विजिट के लिए आना चाहते हैं, विजिट के लिए मतलब सिर्फ इंडिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनको यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करना, उनको यहाँ पे कोई जॉब नहीं करना और सिर्फ इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं, तो उनको भी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? 182 डेज वाली, ना कि सेकेंड कंडीशन। ओके, क्लियर? तो इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होने के लिए फर्स्ट कंडीशन देखनी है 182 डेज वाली। अगर वो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सेकेंड कंडीशन देखनी है। सेकेंड कंडीशन में दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो ही उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। और ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। क्लियर स्टूडेंट? हमने यहाँ पे रेसिडेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी नॉन रेसिडेंट क्या है? सिंपल डेफिनेशन है नॉन रेसिडेंट का, जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट है। तो अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा?
नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट हुआ तो और एक क्वेश्चन अराइज होगा। क्या क्वेश्चन अराइज होगा? यस, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बट अगर वो ये कंडीशन में नॉन रेसिडेंट हो गया तो उसको आगे कोई कंडीशन देखनी नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा, अगर पिछले स्लाइड के हिसाब से, ये स्लाइड के हिसाब से अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया तो आगे उसको और एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो देखो, नॉट ऑर्डिनरी डेफिनेटली किसको बोलेंगे? जो बहुत टाइम इंडिया में नहीं रहा है वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। और जो हमेशा ज्यादातर इंडिया में ही रहता है उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। तो नॉन रेसिडेंट होने के लिए उसको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? तो दो में से एक भी कंडीशन अगर उसने फुलफिल कर दी तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वो कंडीशन क्या है? एक तो पिछले 9 साल में, पिछले 9 साल, सॉरी, पिछले 10 सालों में से 9 साल वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। देखो बराबर समझ लो, प्रीवियस ईयर में वो क्या है? रेसिडेंट है। वो प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है तभी तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये ईयर को छोड़ देना है और उसके पिछले 10 साल में उसका स्टेटस चेक करना है। वो 10 साल में से अगर वो 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाई तू रेसिडेंट तो है बट तू ऑर्डिनरी नहीं है। 10 में से 9 साल तो तू नॉन रेसिडेंट था, तो इसके लिए हम तेरे को नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। बट अगर वो 10 साल में से 9 साल नॉन रेसिडेंट नहीं होगा तो क्या उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल देंगे? नहीं, हमको और एक कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी। वो क्या है कि अगर वो पिछले 7 सालों में 729 डेज या उससे कम डेज इंडिया में रहा है तो भी उसको हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। मतलब पिछले साल को छोड़ के जो ईयर में वो रेसिडेंट हुआ है, हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के पिछले 7 साल का रिकॉर्ड हम देखेंगे और वो रिकॉर्ड के हिसाब से वो कितने दिन इंडिया में रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर उसका आंसर 729 डेज या उससे कम आता है तो उसको क्या बोलेंगे? भाई यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो ही उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ये देखो स्टूडेंट्स, आई नो दैट दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग बट हम इसको छोटी छोटी स्टोरी से इसको समझने की कोशिश करेंगे और इजी कर देंगे। जस्ट ये कंडीशंस आप नोट डाउन करें और बाकी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये कैलकुलेशन होता है और हम उसको डिटरमाइन करेंगे कि वेदर इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट
और अगर रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। थैंक यू फॉर watching this video. Thank you very much.